नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और 5 मिनट के बाद नेक्स्ट चैप्टर में भी चलेंगे। 10 मिनट के बाद नेक्स्ट चैप्टर भी आ जाएगा। ओके कम अब जो अगला है उस पर ध्यान देंगे। सुनना है, मैंने कहा कि भारत में शुतुरमुर्ग, तो शुतुरमुर्ग के बारे में बात हो गई। अब मैंने होशंगी की बात कही थी, वो भी क्लियर हो गया कि करनूल बात हो गई। अब है होशंगी, लिखा हुआ है एक सब टाइटल, होशंगी का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी वी हैव टू बी माइक्रो लेवल इंस्पेक्शंस ऑफ होशंगी। होशंगी इज ए साइट that is Paleolithic sites. At present it is in Karnataka and where we find both of things. You know better? क्या उद्योग स्थल भी और आवास भी? That is a good question. नेक्स्ट में आई, हम देखते हैं होशंगी के लोग जो थे वो एक झरने के पास रहते थे। The people of Hoshungi live near a waterfall and where the find limestone, जहां पर चूना पत्थर मिलते थे। और होशंगी वालों के जो स्टोन वेपन्स हैं वो लाइम स्टोन का बना हुआ है। इट्स ए गुड क्वेश्चन। कहाँ के लोग चूना पत्थर का हथियार इस्तेमाल करते थे? होशंगी। तो चलिए ये पॉइंट हो गया। अब आपका एक बॉक्स है पेज नंबर 19 पर जिसमें है अन्यत्र, एल्सवेयर, यानी अब हम विश्व में कहीं ऐसे जगह जाएं जहां पेंटिंग का कोई और एविडेंस है। तो ध्यान दीजिए, फ्रांस है, फ्रांस का एक गुफा है और उस गुफा को आज से लगभग 100 वर्ष पहले ढूंढा गया। चूंकि 2011-12 में ये पुस्तक लिखी गई है, इन दैट रिस्पेक्ट आज से मान लेते हैं 110 साल पहले ढूंढा। स्कूल के 4 विद्यार्थियों ने उस केव को ढूंढा और केव को जो ढूंढा तो उस केव के सीलिंग्स पे और दीवारों पर कई जानवरों के पेंटिंग्स हैं। लाइक यूरोप में क्या पाया जाता है? यूरोप जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां क्या पाया जाता है? रेंडियर, तो ठीक है। एंटीलोप, बारहसिंगा, ठीक है। और क्या पाया जाता है? गाय, ठीक है। और क्या पाया जाता है? सुअर, पिग, ठीक है। और क्या होता है? जंगली घोड़े, ये भी ठीक है। और प्लस कुछ है, भैंस का भी मिला है। और कुछ है, राइनोज, गैंडे का भी मिला है। इट मीन्स फ्रांस के एक गुफा में जो 100 साल पहले स्कूल के 4 विद्यार्थियों ने इस गुफा की अचानक खोज कर डाली। पिकनिक पे गए थे, इधर घुस गए तो देखा कुछ, तो लोगों को बुलाया, आसपास किसान सब काम कर देखा तो कमाल की चीज निकल आई, फिर समझ में आ गया। इस गुफा की जो चित्रकला है वो जानवरों का है। इसमें जो है चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। यूज वेरी ब्राइट कलर। दिस कलर्स मेड ऑफ आयरन ओर एंड कोल, यानी लकड़ी के जले हुए जो लकड़ी होते हैं यानी कोयला, चारकोल, चारकोल से ब्लैक पेंट किया गया है। और जो आयरन ओर है, खनिज लवण, उससे लाल पेंटिंग हुई है। यानी यहां पर जो पेंटिंग है क्या यूज किया गया है? चारकोल एंड आयरन ओर फॉर पेंटिंग्स एंड दिस कलर इज वेरी ब्राइट। दैट इज द क्वेश्चन। और जानवर कौन कौन से हैं वो आ गया। तो पहले तो ये दिमाग में रखिए कि यूरोप में कौन से जानवर होते हैं? काउ, रेंडियर, एंटीलोप, पिग, और क्या कुछ और भी कॉमन है वहां का, तो ये कॉमन है। प्लस भैंस भी है और गैंडा, तो 2 अनकॉमन है। क्योंकि ये दोनों जानवर जनरली देखा जाए तो कहाँ का है? ट्रॉपिकल रीजन का है, पर उसके भी पिक्चर्स हैं। तो ये चीज है, चित्र बना हुआ है। तो ये समझ में आ गई बात। अब हम पेज को पलटेंगे, ठीक है, और पलटने पर देखते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन है या नहीं बकाया। ये चीज है। अब देखिए आपका चैप्टर समाप्त हो गया है, लेकिन चैप्टर के संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मेसोफेज कब था? तो 12,000 से 10,000, ठीक है। और नियोलिथिक फेज कब था? तो आपके में दिया है 10,000 साल पहले। तो याद रखिएगा 10,000 से लेकर 6,000 BC के पहले बीच में। अब आपसे क्वेश्चन करता है कि आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि धूप, वर्षा, हवा, सिंपल है। फिर आपसे पूछता है कि मैदानों में घास का मैदान का विकास कब हुआ? व्हेन इमर्जिंग ऑफ ग्रासलैंड, यू नो, जब धरती गर्म होने लगी,
बर्फ पिघलने लगा और घास के मैदान तैयार हो गए, नहीं तो 10,000 ईयर्स बिफोर। ये चीजें हो गई। अब है गुफाओं में चित्र कहाँ मिले? दीवारों पर और छतों पर। अब हुसंगी के लोगों का हथियार किस चीज से बना होता था? किस स्टोन से? लाइम स्टोन से। सो दिस चैप्टर इज एंडेड, बट वी हैव टू गो इन मैप। मैप नंबर 2 हम निकालिए मैप नंबर 2। ध्यान दीजिए, अगर आपके सामने में पुस्तक है तो, और उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, अब जो है इसको समझिए। ध्यान देना है। भारत के नक्शे के संदर्भ में देखें तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आप इसे इंडिया मान लीजिए। इंडिया, तो भारत के इंडिया के नक्शे के तहत है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हम थोड़ा इस डायरेक्शन पर चले। देखिए, तो सबसे पहले आपका मैप में दिया हुआ है क्या? पूरा स्थल, यानी पूरा पाषाण काल के स्थल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के स्थल जो है कितने हैं, पर उस पर तो पहले बात कर लें। तो 3 पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, भीमबेटका पर ध्यान देंगे, हुसंगी पर ध्यान देंगे, और एक और आपका है, ठीक है ना, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी नहीं, करनूल। तो याद रखिएगा, अगर इसको देखेंगे तो 3 BHK, नहीं, भीमबेटका, ठीक है, होसंगी और करनूल 3 BHK। तो ध्यान दें, 3 BHK। आप तो जानते हैं रियल एस्टेट में ये 2 BHK 3 BHK फ्लैट होता है, फ्लैट लोग बुक करवाते हैं। तो बी का मतलब समझिए आपका भीमबेटका, एच का मतलब होसंगी या हुसंगी, और के का मतलब कुरनूल। ठीक है, ये तीनों क्या है? पूरा पाषाण स्थल। ठीक है, पूरा पाषाण स्थल है, जिसको आप कोई भी एक इस तरह के शेप में इसको दिखा दीजिए तो ध्यान देंगे। भीमबेटका कहाँ है? सीधी सी बात करें तो ये भोपाल MP में है। होसंगी कहाँ है? कर्नाटका वेस्ट में है। करनूल कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना? देखिए, ध्यान में रखना है, अच्छा याद रहेगा। मैप के अकॉर्डिंग आप पे सवाल पूछेगा, बच्चों को भी पूछता है, आप टीचर हैं आपको तो पूछेगा ही। क्या? तो सवाल ये 6th क्लास के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए जो मैप में 3 पूरा पाषाण कालीन स्थल दिखाए गए, 3 sites ऑफ रिलेटेड टू पैलियोलिथिक एरा, यू हैव टू फाइंड आउट। तो आप देखिएगा 3 ही साइट्स का जिक्र है, और तीनों के नाम के फर्स्ट लेटर को लेते हैं तो BHK। ठीक है ना? BHK, जो रियल एस्टेट में 2 BHK 3 BHK होता है ना, तो 3 BHK है। B फॉर भीमबेटका, जो भोपाल के पास एक पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। H का मतलब हुसंगी, जो कर्नाटक वेस्ट में है, और K का मतलब कुरनूल, जो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में है। ऑल 3 आर पूरा पाषाण स्थल। ये तीनों क्या हो गया? पूरा पाषाण स्थल। ठीक है, अगर इसको हम देखेंगे डिस्टेंस के हिसाब से तो एक भीमबेटका सेंट्रल में हो गया, यानी सेंट्रल इंडिया देखा जाए तो। अब होसंगी और करनूल जो हो गया, तो होसंगी क्या हो गया? साउथ इंडिया, वेस्टर्न घाट। अब आंध्र प्रदेश में जो करनूल है, साउथ इंडिया,
ईस्टर्न घाट। याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। भीमबेटका तो मध्य भारत में हो गया, हुसंगी हो गया दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर, और करनूल हो गया पूर्वी घाट पर दक्षिण भारत। याद रखिएगा 3 स्टेट्स 3, तो ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अब आइए, ये तो हो गया। अब आते हैं, उसके बाद आपको दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है नवपाषाण कालीन स्थल। नाउ यू हैव टू बी गो थ्रू नियोलिथिक साइट, तो उसको भी सामान्य है। इसको हम नियोलिथिक साइट को कैसे देखेंगे, नवपाषाण कालीन स्थल को, तो एक सबसे उत्तर में ढूंढिए, मिलेगा आपको बुर्जाहोम। सबसे साउथ में आ जाइए तो आपको क्या मिलेगा, पय्यमपल्ली, तो पय्यमपल्ली मिलेगा, वो तमिलनाडु में, ठीक है, थुक्कुडू डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। और एक सबसे पूरब में जाइए तो क्या मिलेगा आपको, दाओजिली हेडिंग। और दाओजिली हेडिंग आपके बुक्स में कहता है मेघालय, आई एम सॉरी, दिमाहाउ डिस्ट्रिक्ट असम में है। गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए और एग्जैक्ट मैप में, तो दिमाहाउ डिस्ट्रिक्ट असम में है ये। ठीक है, अब आइए जो मोस्ट वेस्ट में जाइएगा तो मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है, तो याद रखिएगा ये आपके बोलन दर्रे के पास, बलूचिस्तान, शोहन घाटी। ठीक है ना, याद रखिएगा शोहन नदी के किनारे है। तो चार कॉर्नर पे हो गए, बुर्जाहोम, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, असम के आखिरी में आप आते हैं तो दाओजिली हेडिंग्स, और वेस्ट में मेहरगढ़। तो 4 हो गए, अब 3 को ढूंढना है। 2 एकदम सेंट्रल इंडिया में आता है, साउदर्न उत्तर प्रदेश में, आप भी जानते हैं कोल्डी हवा, और उसके बदल में महागढ़ा। तो कोल्डी हवा और महागढ़ा, तो बच क्या गया, कर्नाटक का हल्लूर। तो देखा आपने कितना आसान है समझना, उसको भी मैपिंग करते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। ये हम मान लेते हैं क्या, नियोलिथिक साइट, यानी नवपाषाण स्थल। अब इसको देखें तो एक छोटा सा नक्शा बनाने में कोई हर्ज नहीं है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ में जो है आपका वो क्या है, बुर्जाहोम। जो साउथ में आपका है पय्यमपल्ली, तमिलनाडु, बुर्जाहोम, श्रीनगर, और दाओजिली हेडिंग। हेडिंग ये कहां है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है दीमा हसाऊ डिस्ट्रिक्ट। असम। और इधर जो आप देख रहे हैं सबसे वेस्ट में, वो आपका दिखाई देगा वो है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है, बलूचिस्तान, नियर बोलन दर्रा,
सोहन रिवर, पाकिस्तान, पाकिस्तान में, पेयमपल्ली तमिलनाडु, और ये चार साइट्स तो आपको देखे चारों कॉर्नर पे, प्लस आपको साइट्स चाहिए ना। तो अब अगले एक साइट्स को देखते हैं, ये साइट्स हैं, और इस साइट्स को हम देखें तो ये है आपका कोल्डी हवा, यूपी, और लगे हाथ दूसरा साइट जो है वो है आपका महागढ़ा, यूपी, और फिर एक साइट्स आपका आ गया हल्लूर, कर्नाटका, देखिए सिंपल टू अंडरस्टैंड बेटा, नवपाषाण कालीन बस्तियां साइट्स पूछेगा, जवाब आपको देना है, तो लोकेट क्यों ना करें। सबसे नॉर्थ में बुरजाहों, सबसे साउथ में पयमपल्ली, सबसे ईस्ट में दाओजिलिंग हेडिंग, सबसे वेस्ट में मेहरगढ़, सेंट्रल में कोल्डी हवा और महागढ़ा, और साउथ वेस्ट कर्नाटका कह लें में क्या है, हल्लोर। तो ये हमारा नियोलिथिक है। अब जरा गौर फरमाएंगे, गौर से सुनेंगे, यहां से अच्छे क्वेश्चन है, डिटेल नहीं करूंगा, अकॉर्डिंग टू चैप्टर चलना है, पर हां, बुरजाहोम कश्मीरी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, और यहां पर जमीन के अंदर गड्ढा करके लोग घर बना के रहते, सो दैट इज कंसिडर्ड गर्तावास। तो याद रखिएगा बुरजाहोम का क्या मतलब है, गर्तावास, जन्म स्थान, ये इसका अर्थ है। गर्तावास भी अर्थ है बुरजाहोम का, और जन्म स्थान भी, ये ध्यान में रखना है। कहां मिला है, श्रीनगर में। कब का है, 2400 बीसी का है, 2400 बीसी का टाइम का है। आइए, पेयमपल्ली तमिलनाडु, नथिंग एल्स स्पेशल, हल्लूर कर्नाटका, नो स्पेशल, कोल्डी हवा इलाहाबाद, ठीक है। यहां पे क्या मिला, राइस, कोल्डी हवा में हमें राइस का कल्टीवेशन मिलता है, राइस का, ये 5500 बीसी के आसपास का है। मेहरगढ़ तो आपको मालूम ही होना चाहिए, ओल्डेस्ट कृषक सोसाइटी, एग्रीगेरियन सोसाइटी, सबसे पुराना कृषक समाज, ठीक है ना, सबसे पुराना कृषक समाज था। तो ये चीज है, और डाओ हेजलिंग जो है हेडिंग्स है, यहां पर हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कहां पे क्या मिला। तो ये आप नक्शा रखिए। अब एक और चीज बच गया, अब आपको पूछता है क्या, मेगालिथिक एरा साइट्स। तो दो साइट्स पर ध्यान देना है, एक ब्रह्मगिरी और एक आदि चन्नलूर। ये हो गया, मिटाया जा सकता है, समझ गए होंगे। अब इसी मैप में अगला साइट्स बता रहा है किस चीज का, मेगालिथ। यानी महापाषाण काल स्थल। तो सिर्फ दो का जिक्र करेंगे, दोनों साउथ इंडिया में है, और ये साइट साउथ इंडिया से ही रिलेट करेगा। कभी आप गलती से ये मत सोचिए कि नॉर्थ इंडिया में होगा, नेवर, ओनली साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में साइट होगा। पहले साइट का नाम क्या है, जैसा मैंने कहा, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है।
ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। और जो दूसरा साइट्स है उसका मैंने कहा आदि चन्नलोर, ये तमिलनाडु में है। बहुत सिंपल बातों को समझना है। साउथ इंडिया में 1000 बीसी के आसपास बहुत कॉपर स्टोन एज कन्वर्ट इनटू मेगालिथ एरा। मतलब ये हुआ कि 1000 बीसी के आसपास दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो जब युद्ध लड़ते हैं पशुओं के लिए या आपस में दो गांवों कबीलों के बीच में, तो ये युद्ध में जो जाते हैं, तो जब कोई राजा कबीले का सरदार डेथ कर जाता युद्ध में, तो उसके सिंबॉलिकली एक पत्थर गाड़ देते, बड़ा सा पत्थर जमीन पर लगा देते चट्टान की तरह, और जितने सैनिक मरे उनको सिंबॉलिकली कुछ पत्थर साइड में लगा देते। इस तरह के स्ट्रक्चर हमें जहां मिले हैं, हमने कहा क्या, मेगालिथ साइट, महापाषाणकालीन स्थल कहा है, स्थल। ठीक है, बिहार का हूं, थोड़ा सा स्थल स्कूल में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा साइट। तो ये चीज है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो ध्यान देना है, दो ही जगह, ब्रह्मगिरी और आदि चन्नलोर। अब एक चीज उसमें बचा है, क्या? तो बताया प्राचीन बस्तियां, इनाम गांव। तो एक इनाम गांव है। अब टाइटल क्या है? प्राचीन बस्तियां या गांव। तो ओल्ड या ओल्डेस्ट तो नहीं बोलेंगे, ओल्ड विलेज। तो एक विलेज का नाम है इनाम गांव। ठीक है, ये इनाम गांव जो है कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। एमएच का मतलब महाराष्ट्र होता है, इनाम गांव। ठीक है, याद रखिएगा, इनाम गांव बहुत फेमस है। इनाम गांव जोरवे संस्कृति से रिलेट करता है, जोरवे कल्चर से, और लगभग 3000 लोग यहां रहते थे। इनाम गांव के लोग डबल फ्यूनरल, दोहरा समाधान करते थे, और डेड बॉडी को पहले जला देते, जलाने के बाद उसके राख अश्म को इकट्ठा करके पॉट में डाल के घर के अंदर फर्श के नीचे दफना देते। और यहां इस गांव में जो 5 कमरों वाला मकान मिला है, 4 नॉर्मल मकान है, घर है, हाउस, और एक राउंड हाउस है। ऐसा माना जाता है कि गांव का मुखिया का रहा होगा, वो गांव के सेंटर में था। और गांव के वेस्ट में जो आर्टिशियन होते थे, कारीगर, शिल्पी वगैरह, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स पर्सन, उनके फैक्ट्री और घर हुआ करते थे। इनाम गांव में बहुत सारे तांबे की निधियां मिली हैं। ये कॉपर स्टोन एज का टाइम का पीरियड है। तो इनाम गांव का ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? तो ये चैप्टर आपका क्लियर हुआ। नाउ वी हैव टू बी टेक एंट्री इन न्यू चैप्टर, द नेक्स्ट चैप्टर वी हैव टू डिस्कस। अब सुनिए बेटा, कुल मिलाकर के आपने जो चैप्टर 2 पढ़ा, जिसका नाम था, नाम मिटा दिया हमने, ठीक है, तो आरंभिक लोगों को कैसे ढूंढे, अर्ली मैन को डिस्कवर करें। तो याद रखिएगा, आरंभिक मानव की खोज के संदर्भ में बहुत सारी चीजें आपने सीख ली। सबसे पहले तो मैप के अकॉर्डिंग पैलियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स, ये 3 साइट्स के अलावे एक विलेज, ये 4 चीज़ों को आपको समझने का मौका मिला। ठीक है, उसके बाद आपने हथियार के बारे में, उसके बाद घर का, पशुपालन का।
अब जो बात कर रहे हैं भोजन संग्रह से उत्पादन तक, अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है तीसरा। भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ये चैप्टर थर्ड है। तो कलेक्शन ऑफ फूड्स टू प्रोड्यूस फूड्स। टू प्रोड्यूस फूड, ये मतलब हुआ चैप्टर का। जैसा मैंने कहा कि अर्ली मैन जो थे पहले क्या करते थे बेटा, तो फूड गैदरर थे, हंटर थे। तो दोनों तरीका तो एक ही है ना, कि खाद्य सामग्री को इकट्ठा करते थे, चाहे शिकार करके या कलेक्ट करके। अब वहां से इनकी कहानी शुरू हुई। तो किस तरह से ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लाइफ कर लिए। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लाइफ के दो, यानी एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करना सीख लिया, दूसरा खेती करना सीख लिया। तो खेती करने और पशुपालन करने से वो एक ही जगह रह गए। तो ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लाइफ हो गया, और वो अब प्रोड्यूसर हो गए। दे वर कलेक्टर्स ऑफ फूड थ्रू हंटिंग एंड गैदरिंग। नाउ दे प्रोड्यूस फूड्स टू कैटलिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड्स। तो ये चेंजेस है, तो ध्यान में रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि गौर से सुनते जाइए, ठीक है। इसमें नेई नुओ नाम की एक लड़की को शो किया है। नेई नुओ नाम की एक लड़की है। ऑब्वियसली नाम से और उसमें जो तस्वीरें हैं, आप कह सकते हैं ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की लड़की है, नहीं। और वहां पर जो खाना पीना है आप भी जानते हैं, बीन्स, माउंटेनरी है, नॉर्थ ईस्ट है, तो बीन्स यानी फलियों की सब्जी होगी। स्क्वाश खाएंगे, गोश्त, सुअर का मांस हो, भैंस का मांस हो, गाय का मांस हो, मटन हो, कॉमन मांस हो, वो खाएंगे। भेड़ तो होता नहीं है, तो भेड़ नहीं। बकरियां पाल सकते हैं लेकिन कम, लेकिन भैंस, गाय, पिग, इसका मांस खूब खाएंगे। प्लस क्या होता है और कि वो सब्जियां काफी उत्पादन करते हैं, फलियां, वो सब खाते हैं। तो ये दिया है, कहानी में दिया है। अब आइए जलवायु, विभिन्न प्रकार के भोजन। ये बता रहा है कि लोग अलग अलग तरीके के भोजन करते हैं, बिल्कुल सही। और हर देश क्षेत्र में अलग अलग क्लाइमेटिक जोन की वजह से फसल चक्र अलग है, डिफरेंट क्रॉप्स हैं। तो ज्योग्राफिकली, लोकली वो वही भोजन करेंगे जो वहां अवेलेबल होगा। इन दैट रिस्पेक्ट वो बता रहा है कि जो ड्राई लैंड होता है, एरिड जोन और माउंटेनरी जोन, वहां पर बड़े जानवर कम होते हैं, पर भेड़ बकरियां आराम से पाली जा सकती है, क्योंकि वो सिर्फ घास पर जिंदा रहने वाली है। तो पहाड़ियों में, सूखे क्षेत्र में भेड़ बकरियों का पालन ज्यादा होता है। आप डेक्कन ट्रैप चले जाइए, दक्कन का पठार यही है। गुजरात का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, जो डेजर्ट एरिया है, यही है, ठीक है ना। अब आइए, अब अगला आपसे पूछता है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे की। तो पहले आ जाइए पशुपालन पर, एनिमल हस्बेंड्री पर, कैटलिंग पर। तो आइए, पहले ये लोग शिकार के लिए जाते थे, जानवर पकड़ने। तो जानवर कभी पकड़ में आता और कभी नहीं भी आता। जिस दिन जानवर पकड़ में नहीं आया तो खाली हाथ लौटेंगे, भूखे रहेंगे, नहीं। तो ये बात, तो वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे ना कि काश आज अगर ज्यादा जानवर आ गया है तो पकड़ के बांध के रख लो, कल ना मिले रेनी डेज तो हम इसको काट के खाएंगे। आज भी हम लोग बकरियों को पालते हैं, किस लिए? क्योंकि वो अहिंसक नहीं है, घास पर पलने वाला है, ज्यादा हमसे ताकतवर नहीं है, और हम इजीली पाल सकते हैं, और हमारे ही अनाज उनाज पर वो पलता है, और ये एक तरह से भविष्य में काट करके मांस के रूप में खा लेंगे, नहीं। ठीक वैसे ही
वो लोग जब शिकार पे जाते, शिकार नहीं मिलता, तो धीरे धीरे इनके माइंड में एक डेवलपमेंट आया, सोच आया, क्यों ना हम इसको करें। तो ध्यान दीजिए, ये लोग चारागाह में रहते, घास वाले मैदान में, और घास वाले मैदान में हिरन, रेंडियर, एंटीलोप, काउज, बकरी, भेड़, ये सब होते। ये जानवर ज़्यादा हिंसक नहीं होते, दांत बड़े मतलब खतरनाक नहीं होते, तो सिंग भी लगभग हिसाब किताब का होता, और ये सब घास पर थे, शाकाहारी थे। इन दैट रिस्पेक्ट जो मांसाहारी जानवर होते थे, लॉयन है, बियर है, चीता है, तेंदुआ है, गुलदार है, और भी जानवर है, भेड़िया है, जंगली कुत्ते हैं, तो इन जानवरों को भी खाने के लिए पहुंचते। तो ये हिरन, गाय वगैरह सब जनरली भागती, तो भागती तो क्या करते, ये हिंसक जानवरों से इसकी रक्षा करते और खुद पकड़ के रख लेते। तो रखते थे, पालने में आसान था। सवाल है उन्होंने किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया। एक सवाल आएगा, विच एनिमल्स फर्स्ट टाइम, ठीक है, हस्बेंड्रीड बाय अर्ली मैन, तो बोलेगा कुत्तों को सबसे पहले। कुत्तों में भी वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ते, यानी कुत्तों का पूर्वज, एंसेस्टर्स ऑफ प्रेजेंट डॉग। तो जंगली कुत्तों को सबसे पहले पालतू बनाया, उसके बाद बकरी और भेड़ को पालतू बनाया। सबसे पहले कुत्ते को, कुत्ता उसको शिकार में ले जाता था, तो शिकार करने में मदद, शिकार को घेरने में मदद, और अन्य जानवरों से सुरक्षा, पहरेदारी, हर चीज से। और ऐसा जानवर कि जैसा को वैसा काम करता, ट्रेनिंग दे दिया गया, तो कुत्ते को पालना उसके लिए आसान था। और देखा आपने, उसका साथ लिया पहले जो उसको शिकार में मदद करेगा, तो कुत्ते को पालता था। दूसरा, फिर भेड़ और बकरियों को पालना शुरू किया। तो बकरी और भेड़, ठीक है, वो भी पहले मांस के लिए, बाद में ये लोग दूध पीने लगे, पहले मांस के लिए ही जानवर पाले जाते थे। अब अगले पॉइंट पर आइए। तो जानवरों को पालने के संदर्भ में उन्होंने क्या क्या गौर फरमाया। पहले तो ये देखा, ऐसे जानवर जिसके खतरनाक सींग ना हो, ऐसे जानवर जो नॉन वायलेंस हो, ज्यादा वायलेंट ना हो, ठीक है ना, ये भी मायने रखता है। ऐसे जानवर जो इजीली अवेलेबल हो, शाकाहारी भी हो, इन जानवरों से जिससे खतरा ना हो, उसको पहले पालना शुरू किया। तो ये याद रखिएगा। अब है, इन जंगली जानवरों के आक्रमण से ये सुरक्षा भी कर देते थे इन जानवरों को, और पाल भी लेते। तो इस तरह से पालना शुरू किया। अब आइए बसने की प्रक्रिया, कैसे वो बसने लगे। तो पहले क्या करते थे, जंगली फल फूल कंद इकट्ठा करते, पर धीरे धीरे उनकी नजर गई, मौसम को समझा, वेदर को, क्लाइमेट को, सीजन को समझने लगे कि किस टाइम में ऑटोमेटिकली जंगल में, खेतों में कोई पर्टिकुलर जो है वाइल्ड वेजिटेशन डेवलप होता है, ग्रो करता है, और अपने आप पक के हार्वेस्ट हो जाता है। तो ये जब धीरे धीरे समझ में आ गई, तो धीरे धीरे उन्होंने उस जंगली अनाज को खेती करने लगे, और खेती करने लगे तो अब उसको स्टोर भी करेंगे। तो पहले जो वो बर्तन रखते थे, किस चीज के लिए बर्तन रखते थे, तो याद रखिएगा, पहले वो बर्तन रखते थे, वेजल्स रखते थे अनाज रखने के लिए, स्टोरिंग ऑफ ग्रेन। लेटर ऑन दिस यूटेंसिल यूज फॉर फूड, कुकिंग फूड, तब खाना बनाने के लिए। तो याद रखने की चीज है, पहले वो बर्तन का इस्तेमाल अनाज रखने के लिए सीखे, बाद में उस बर्तन में खाना बनाना सीखा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब खेती करेंगे तो अनाज होगा, अनाज की सुरक्षा, भंडारण होगा, तो अनाज का भंडार भी करेंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जाएंगे। अब खेती कर रहे हैं, उसी पशु संसाधन के लिए खेती की जो चीजें हैं, बाय प्रोडक्ट, वो चारा हो गया। और उस टाइम में तो बहुत खेते, चरते रहो जहां जाना हो। तो पशुपालन और खेती से वो एक जगह अब बसने लगे, और डेवलपमेंट ऑफ सिटाडल्स कह सकते हैं आप, विलेज डेवलप होने लगे। अब आगे आइए, जानवर में वो उस जानवर को भी पालते थे जो कम से कम बीमार पड़े, कम से कम खतरा दे, ये सब चीजें। अब आइए, उस जानवरों में से उन जानवरों को वो ज्यादा पालते जिसका प्रजनन आसान था। तो जो ब्रीडिंग होती थी, प्रजनन, तो प्रजनन भी करवाते। तो आज देखिए, मेरा बेटा है, बचपन में कहता था कि पापा घोड़ा पाल लो, आप घोड़ा मत लो, घोड़ी ले लो, घोड़ी बच्चा देती है, और एक घोड़ी से कितनी घोड़े तैयार हो जाएंगे, तो एक लाओगे 10 हो जाएंगे, पाल लो। समझ में आई बात। तो
तो ऐसे ही मनुष्य ने सबसे पहले सोचा कि जो जानवर इजिली प्रजनन करता है और जल्दी प्रजनन करता है उसको लो, तो हिरन, गाय, भेड़, बकरी को पालना शुरू कर दिया। तो ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं, वैसे देखिएगा तो जंगली जानवर जो मांसाहारी हैं, हंटिंग एनिमल हैं, और जो शाकाहारी घास खाने वाले जानवर हैं, दोनों के दांत की बनावट अलग है। इसलिए जो है घास पर चलने वाले जानवर, मतलब टिकने वाले जानवर, खाने वाले जानवर, वो अहिंसक कब होंगे, तो उसको पालना आसान था। तो ये चीज़ है। अब हम देखते हैं कि जब ये बसने लगे तो लगभग 12,000 वर्ष पहले ये लोग जो हैं बसने लगे। तो 12,000 वर्ष पहले इनका बसावट देखते हैं, फिर उनको देखते हैं कि ये कुत्ते को सबसे पहले पाला, फिर उसके बाद भेड़ बकरी को पाला, और खेती में सबसे पहले वो जंगली किस्म के गेहूं और जौ की खेती की है। प्रेटी कम व्हीट एंड बार्ली की खेती इन्होंने की है। अब पेज उल्टाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। ठीक है, ध्यान देना है। अब आता है एक नवीन जीवन शैली की ओर। कहने का मतलब है जब वो अब खेती करने लगे तो जो अनाज का उत्पादन हो रहा है उस अनाज से वो खाएंगे भी, और अगले साल के लिए बीज भी बचा के रखेंगे। तो बीज रखेंगे और वैसे भी अनाज का भंडारण करेंगे तो उन्हें बर्तन की जरूरत होगी, भंडारण की जरूरत होगी। तो ठीक है, भंडारण करने लगे, स्टोर करने लगे। अगला एक सब टाइटल आता है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। मूवेबल ग्रेनरी जैसे होता है ना, मूवेबल खाद्य भंडार यानी फूड स्टोर। सही बात है। पेड़ पौधे भी तो खाद्य के भंडार है ना, जिसे हम लोग खा लेते हैं। वो लोग तो सेल्फ प्रोड्यूसर है अपने फूड का, और हम लोग तो डिपेंड अपॉन एनिमल एंड प्लांट्स। तो एनिमल जो है वो हम लोग खाते हैं। अब एनिमल्स को पाल रहे हैं, गाय को, भेड़ को, बकरी को, और उसको समय के साथ मार कर खा रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकल रहा है, ये हमारे चलते फिरते खाद्यान्न के भंडार हैं, फूड स्टोरेज है। सही बात है, बहुत कॉमन बात है। अब सवाल है, एक सवाल पूछा कि पशुपालन जो है, पशुपालन भोजन का भंडारण था। बिल्कुल सही, इट वॉज ए स्टोरेज ऑफ द फूड, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा एक सवाल करता है आपसे किताब में कि उन लोगों को जानवरों से और क्या क्या मिलते थे। तो देखिए, मांस खाया, दूध मिला, चमड़े खाल निकाल के अपने कपड़े वस्त्र बनाए, रस्सियां भी बना लेते थे। इसके अलावे कपड़े भी हो गए, सिंग मिलके उसे हथियार बना लेते, हड्डियों के हथियार बना लेते थे। ठीक है, तेल और चर्बी सब मिल जाते थे, और गाय के गोबर मिलने से फिर वो खाद का उत्पादन करते, मैन्योर हो जाता उनके लिए, खेतों के लिए। तो ये सब उनका फायदा था। अब आइए, अब देखते हैं शुरुआती समय में जो सबसे ज्यादा कृषक समाज की बस्तियां मिली हमें, वो वेस्टर्न इंडिया में मिला। खास करके उस टाइम के हिसाब से वेस्टर्न में देखें तो मेहरगढ़ में मिला, और फिर इसके अलावे बुरजाहोम कश्मीर में, गुफ कराल कश्मीर में, और साउथ इंडिया में भी ऐसी हमारी बस्तियां मिलने लगी। अब इसके बाद सीधा आता है आपके पास एक बॉक्स, और बॉक्स में दिया हुआ है कि अनाज और हड्डियां कहाँ कहाँ मिले हैं और किस पूरा स्थल से मिले हैं। तो बहुत कॉमन है, गेहूं और जौ कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से मिले, सबसे पुराना मेहरगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना मेहरगढ़। राइस कहां से मिला, कोल्डी हवा से। ठीक है, हरा चना कहां से मिला, तो याद रखिएगा चिरांद, च से चना, च से चिरांद। चिरांद इज ए प्लेस, सारण डिस्ट्रिक्ट, बैंक ऑफ गंडक रिवर इन बिहार। काला चना कहां से मिला, तो पैयमपल्ली से काला चना मिला। ठीक है, बाकी हर जगह से तो हमें हड्डियां मिल ही रही हैं। तो 3-4 को डिस्टिंग्विश कर लीजिए। गेहूं और जौ मेहरगढ़ को रखिए, चावल जो है कोल्डी हवा को रखिए। ठीक है, उसके बाद आप हरा चना को याद रखिए, चिराद में रखिए। फिर काला चना पैयमपल्ली तमिलनाडु को दीजिए,
और ज्वार बाजरा के लिए हल्लूर रखिए। यू हैव टू बी रिमेंबर, कर्नाटक और राजस्थान ज्वार बाजरा के उत्पादन में फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन रखता है। डेक्कन एरिया है ना, तो ये चीजें। बाकी जहां जो है उसको याद रखिए। अब चूंकि आप भी जानते हैं कि बहुत ही नजदीक था कोल्डी हवा के नजदीक महागढ़ा, तो अगर कोल्डी हवा में चावल है तो महागढ़ा में भी चावल होगा। तो कोल्डी हवा और महागढ़ा चावल, क्यों? तो ये आपके सामने में आ चुका है। अब आगे पॉइंट देखें हम। तो अगले पॉइंट में हम देखें तो अस्थाई जीवन की ओर, यानी किस तरह से वो अस्थाई जीवन की ओर। तो यहां पर जो चैप्टर में आप जो बचा है, जैसे गर्तावास, मेहरगढ़ के बारे में 2-3 बातें, दाओ जेलिंग हेडिंग्स, असम के बारे में 2-3 बातें, ये सब मिलेगा। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। ट्राइबल्स कौन होते हैं, ट्राइब्स बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास कल। जैसे कि मैंने कहा कि कल आपका हिस्ट्री ही होगा। और ध्यान दीजिए, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिए। एक्चुअली आप ट्रेंड को समझ रहे हैं, सर कैसे पढ़ा रहे हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। तो अब क्या है कि थोड़ा आप पढ़ के रखिएगा। कल आप जो है चैप्टर 4 और चैप्टर 5 प्लीज दोनों पढ़ के रखिएगा। हम लोग कल दोनों संभाल लेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर तो खत्म की ओर है। तो कल 2 चैप्टर के लिए चौथा और 5वां चैप्टर जरूर याद रखिएगा। और धीरे धीरे हम लोग, अब अंडरस्टैंडिंग हो गई तो कॉम्पैक्ट वे में बढ़ेंगे। तो हमें अब ज़्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी आपके डिमांड पे हम चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।